एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? एंडोमेट्रियोसिस आजकल के टाइम पे कितना कॉमन है? मैम ये बॉडी के किन ऑर्गन्स में हो सकता है? क्या हमें पीरियड्स के पेन को नॉर्मल समझना चाहिए? एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के बाद क्या ये फिर से हो सकता है? प्रेगनेंसी का एंडोमेट्रियोसिस पर क्या अफेक्ट पड़ता है? एंडोमेट्रियोसिस किस एज में ज़्यादा कॉमन है? क्या एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट की मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट डालता है? हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमीत कौर आहूजा, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आहूजा मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर से। आज हम लोग बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है एंडोमेट्रियम का जगह जगह पे डिपॉजिट होना। एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि एंडोमेट्रियम की 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो बहुत ही डायनेमिक लेयर है। हर महीने वो बिल्टअप होती है और पीरियड्स के टाइम पे वही जो एंडोमेट्रियम है वो ब्लीड करती है, और ये वही लेयर है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। अगर ये एंडोमेट्रियम अलग अलग जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाए, यानी अपनी जगह को छोड़ के अन्य स्थान पर भी डिपॉजिट हो जाए, तब हम इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। जैसे कि हो सकता है ये अपना ओवरी में जाके डिपॉजिट हो जाए, जहाँ पे चॉकलेट सिस्ट बन जाती है, फेलोपियन ट्यूब में डिपॉजिट हो जाए तो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती है, यूरिनरी ब्लैडर में भी डिपॉजिट हो सकती है, पीछे रेक्टम में भी डिपॉजिट हो सकती है, या किसी अन्य स्थान पर भी जाके डिपॉजिट हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशन में हम लोग इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। जानते हैं क्यों? बिकॉज आजकल देखा गया है कि 10 में से 2-3 लेडीज़ में जो हमारी ओपीडीज़ में आती हैं उनको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज होता है। और दूसरी बात ये है, अगर कोई लेडी पेन ड्यूरिंग पीरियड्स लेकर आती है तो उसमें देखा गया है 80% ऑफ द लेडीज़ को एंडोमेट्रियोसिस होता है। और अवेयरनेस क्रिएट करना इसके लिए ज़रूरी इसलिए बनता है क्योंकि इसमें डायग्नोस्टिक डिले बहुत होता है। पेशेंट कहता रहता है हमें पेन है, लेकिन सब लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल है, और करते करते उसको 8-10 साल लग जाते हैं उसको डायग्नोज करने में कि इनको एंडोमेट्रियोसिस है। मैम क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस आजकल के टाइम पे कितना कॉमन है? जैसा मैंने बताया कि हर 10 में से 2-3 लेडीज़ को आजकल एंडोमेट्रियोसिस है, और अगर कोई पेशेंट डिस्मेनोरिया या फिर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स की कंप्लेन लेकर आता है तो उसमें से 80% को, यानी 10 में से 8 को एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज होता है। और ये बहुत कॉमन रीज़न बन गया है आजकल इनफर्टिलिटी का, यानी कि जिनको बच्चे नहीं होते। मैम ये बॉडी के किन ऑर्गन्स में हो सकता है? एंडोमेट्रियोसिस का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली ये मिलता है आपका पेल्विक एरिया में, यानी पेट के निचले हिस्से में, जैसे कि ओवरीज में, ट्यूब्स में, आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में, पीछे की तरफ रेक्टम यानी मोशन पास करने के रास्ते में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, किडनी में, और वो नली जो किडनी को पेशाब की थैली के साथ कनेक्ट करती यूरेटर में। और अगर हम लोग ऊपर जाएं तो डायफ्राम, यानी वो डायफ्राम एक मेम्ब्रेन जो कि चेस्ट को पेट से सेपरेट करता है, वहाँ भी मिल सकता है। और कुछ रेयर केसेस में ये पाया गया है आपका लंग्स में भी, और 1-2 केस तो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किए गए हैं जो कि जहाँ पे बताया गया है कि एंडोमेट्रियोसिस आँखों में भी डायग्नोज हुआ है, और जो आपके प्रीवियस जहाँ पे सर्जरी होती है वहाँ पर वो पेट की दीवार पर भी मिलता है। मैम क्या हमें पीरियड्स के पेन को नॉर्मल समझना चाहिए? पीरियड्स के पेन को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है अगर जैसे किसी लड़की को जब उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसको पेन होता है, तो घर वाले बोलते हैं, या उसकी मम्मी या उसकी ग्रैंड पेरेंट्स या उसके जानने वाले लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल है, ऐसा करो मेफ्टाल्सपास खा लो या कोई पेन किलर खा लो, बस आप आराम से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर ये पेन बहुत सीवियर है और आपको हर बारी हो रहा है तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए, क्योंकि हो सकता है ये एंडोमेट्रियोसिस है।
और जितना हम लोग इसको डिले करेंगे उतना ही ये फैलता जाएगा और हमारे जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करेगा और जो जिस ऑर्गन में है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिए, अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए अगर आपको पेन है ड्यूरिंग पीरियड्स। मैम एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसा मैंने बताया सबसे कॉमन सिम्टम है पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, लेकिन कुछ लोगों को पेन हमेशा बना रहता है जिसको हम लोग क्रॉनिक पेल्विक पेन बोलते हैं। अगर ये आगे की तरफ यानी पेशाब की थैली की तरफ है तो यूरिन पास करने में पेन हो सकता है, और अगर ये पीछे की तरफ है यानी मोशन पास करने के रास्ते में यानी रेक्टम में है तो वहाँ पर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, मोशन पास करने में पेन, और इसके अलावा अगर ये आंतों में है तो पेट में हमेशा गैस बनना यानी ब्लोटिंग होना होता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो मैरिड हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केसेस में जब हम लोग उसको उनका लोग इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो हमको पता चलता है इनको एंडोमेट्रियोसिस है। तो इनफर्टिलिटी भी इससे एंडोमेट्रियोसिस से होती है। और ये एंडोमेट्रियोसिस जो होता है ये ओवरी के जो एग्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। कुछ पेशेंट्स जिनको प्रेगनेंसी चाहिए वो लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं और जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि इनको एंडोमेट्रियोसिस है। अगर इनफर्टिलिटी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से है तो इसके 2-3 कारण होते हैं। अगर ये ट्यूब में है तो यानी कि ट्यूब को ब्लॉक कर दिया एंडोमेट्रियोसिस में। अगर ओवरीज में जो एग्स है वो कम हो रहे हैं तो यानी कि जो ओवरी के एग्स हैं वो एंडोमेट्रियोसिस से अफेक्टेड है, जिसकी वजह से AMH की वैल्यू और एग्स की क्वांटिटी और एंड क्वालिटी दोनों ही डिस्ट्रॉय हो रही है। और अगर ये एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस की दीवार के अंदर हो रहा है जिसको हम लोग एडिनोमाइसिस कहते हैं, तो उस केस में ज़्यादातर केस में देखा गया है कि इम्प्लांटेशन नहीं होता यानी गर्भारोपण नहीं होता, और अगर हो भी जाता है तो वो अबॉर्ट हो जाता है। तो ये है कुछ सिम्टम्स जो कि एंडोमेट्रियोसिस में कॉमनली मिलते हैं। हम क्या आप बता सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट जो होता है वो सिम्टम स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक और पेशेंट को क्या चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को बहुत सिवियर पेन है तो ऐसे केस में सर्जरी इज़ दी ओनली आंसर, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस एक्सिजनल सर्जरी। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है दैट मीन्स उसको डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसे केस में सर्जरी इज़ दी ओनली आंसर। और अगर पेशेंट को पेन नहीं है, पेशेंट अनमैरिड है, छोटा सा एक चॉकलेट सिस्ट पड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में हम लोग खाली पेशेंट को ओवेरियन सप्रेशन के लिए या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन हम लोग देते हैं जिससे पीरियड्स ही ना आए, जिससे मेंस्ट्रुअल सप्रेशन हो जाए। और अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो एंडोमेट्रियोसिस के जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड कर जाएंगे। और जब ये अनमैरिड गर्ल्स जब मैरिड होती हैं और उनको अगर फर्टिलिटी चाहिए तब हम लोग फिर सर्जरी के लिए जाते हैं, जिसमें हम लोग चॉकलेट सिस्ट को रिमूव करते हैं और साथ में हम लोग बाकी जिन एरियाज़ में एंडोमेट्रियोसिस स्प्रेड हो रखा है उनको रिमूव करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के बाद क्या ये फिर से हो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा निदा। ये दोबारा भी हो सकता है। दोबारा ज़्यादातर उन केसेस में देखा गया है जहाँ पर इनकम्प्लीट सर्जरी होती है। ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर केसेस देखे गए हैं जहाँ पर किसी पेशेंट ने जाके एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी कराई, उन्होंने चॉकलेट सिस्ट हटवा ली, लेकिन पेरिटोनियम में भी एंडोमेट्रियल इम्प्लांट से वो नहीं हटे, तो ये दोबारा भी हो सकता है। तो इसके लिए विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करना है और सर्जरी अपनी एक एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट से ही सर्जरी कराएं। एक जनरल सर्जन से या जो इस फील्ड में स्पेशलिटी नहीं रखते हैं उनसे सर्जरी कराने से अक्सर कुछ लीजन्स मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो सकती है। प्रेगनेंसी का एंडोमेट्रियोसिस पर क्या इफेक्ट पड़ता है?
देखो, प्रेगनेंसी अगर एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है और वो प्रेग्नेंट हो गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब पेशेंट इज़ रियली लकी आई शुड से। और एक बार अगर पेशेंट हो गया प्रेग्नेंट, यानी कि वो एमेनोरिक हो गया, उसको पीरियड्स नहीं हो रहे, जब उसको पीरियड्स नहीं हो रहे तो एंडोमेट्रियोसिस शांत हो जाएगा, वो आगे ग्रो नहीं करेगा, उसका पेन भी शांत हो जाएगा। तो एक एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट के लिए प्रेग्नेंट होना बहुत ही पॉजिटिव बात है, जो कि इसकी बीमारी को स्लो डाउन कर देगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है आई शुड से, कि अगर एक प्रेग्नेंट पेशेंट, अगर कोई एंडोमेट्रियोसिस वाला पेशेंट हो और वो प्रेग्नेंट हो रहा है। एंडोमेट्रियोसिस किस एज में ज़्यादा कॉमन है? तो एंडोमेट्रियोसिस जो होता है इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं होता, लेकिन यूजुअली ये मेंस्ट्रुएटिंग एज ग्रुप में और पाया जाता है, और ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कॉमनली डायग्नोज होता है। तो इसका कॉमन एज ग्रुप है 20 to 40 ईयर्स, लेकिन ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम से भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन वही मैंने बताया जैसे शुरू में कि ये डायग्नोस्टिक डिलेस में बहुत होता है, लोग समझते हैं ये नॉर्मल पेन है, लेकिन करते करते 7-8 साल लग जाता है डायग्नोस करने में। तो ये मेंस्ट्रुएटिंग एज ग्रुप से लेकर मेनोपॉजल एज ग्रुप यानी कि 45 ईयर्स तक मिलता है, लेकिन कभी कभी ये मेनोपॉज के बाद भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये एक्टोपिक एंडोमेट्रियम होता है, ये अपने आप से ऑपरेट करता है। तो ये अगर किसी का मेनोपॉज हो गया है उसके बाद भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये रेयर होता है मेनोपॉज के बाद। सो कॉमन एज ग्रुप इज़ फ्रॉम 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स। मैम, क्या एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट की मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट डालता है? डेफिनेटली, अगर पेशेंट को कॉन्स्टेंटली पेन होता रहेगा, किसी भी लेडी को कॉन्स्टेंट पेन रहेगा, तो वो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी, ना वो चैन की नींद सो पाएगी, रोज़ उसको पेन किलर्स लेने पड़ेंगे, और जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं वो कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये डेफिनेटली एक मेंटल ट्रॉमा कॉज करता है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में सब जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं यही कहना चाहूँगी, एंडोमेट्रियोसिस को आप इग्नोर मत करिए। आजकल कई मेडिसिन्स, फैंसी मेडिसिन्स आई हैं, जैसे एलागोलिक्स, एलुगोलिक्स, डायनोजेस्ट, उनका सेवन जो है लिमिटलेस तरीके से मत करिए। कुछ टाइम तक ये सब मेडिसिन्स आप ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप लेते रहिए 5 साल, इससे आपकी बीमारी कम नहीं होगी, सो जाएगी बीमारी, यानी कि स्लोप डाउन भी नहीं बोलेंगे, प्रोसेस तो चलता ही रहेगा। ये कह सकते हैं कि सिम्टम्स सबसाइड कर जाएंगे, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है, किसी एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट के पास आप ज़रूर जाइए। अगर आपको पेन है तो एक्सिजनल सर्जरी कराइए, और अगर पेन नहीं है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए इसका, और अपनी बीमारी को बढ़ने से रोकिए। क्योंकि अगर आपका एंडोमेट्रियोसिस डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस तक पहुंच जाता है या बन जाता है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होगी, और फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे। और एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं या मेरा कोई टीम मेंबर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।